हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बिलियन यानी सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले क्लास में दो चीजें हमने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि विलेयता क्या होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी द्रव में, किसी भी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सके, माने अधिकतम मात्रा जो घुल चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि ताप बढ़ाने पे जो ठोस में द्रव की विलेयता है वो बढ़ जाती है, और दाब बढ़ाने पे गैस की द्रव में विलेयता वो भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा पिछले वाला लेक्चर का सारा कहानी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वाले वीडियो को जरूर देखिए, और बिना कॉपी कलम के कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। कॉपी कलम लेके ही आपको पढ़ाई करनी है। फिर हमने आपको बताया था हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हमने आपको समझा दिया था। हेनरी का नियम, हेनरी ने क्या बोला था कि किसी भी गैस का दाब उसके द्रव की विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। यानी अगर आपने दाब को बढ़ा दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया तो वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जल्दी घुल जाएंगे, उसकी विलेयता या घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी। अगर आपने दाब को कम कर दिया, दाब कम करने पे, प्रेशर कम करने पे उस मॉलिक्यूल की घुलनशीलता, विलेयता, सोलबिलिटी ये भी कम हो जाएगी। उसी नियम को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि हेनरी के नियम की मदद, हेनरी ने जो बातें बताई है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेनरी के नियम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं। अब हम लोग कुछ नोट लिखेंगे, है ना, कुछ नोट वाले पॉइंट लिखेंगे। कि सबसे पहले कुछ नोट हम आपको बताएंगे इस नियम का निचोड़, इस नियम से हम क्या सीखें। तो हमारा नोट होगा सबसे पहला वन, जो हमारा नोट होगा, हमने ये सीखा पहला नोट में कि जो दाब होता है, जो गैसों का दाब होता है वो सीधा समानुपाती होता है एस के। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दाब जो होगा सीधा समानुपाती होगा घुलनशीलता के। किसके समानुपाती होगा? घुलनशीलता के। घुलनशीलता को हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। घुलनशीलता को क्या कहते हैं? विलेय। बात समझ में आ रहा है? दाब जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा घुलनशीलता यानी विलेयता के। किसके समानुपाती होगा? विलेयता के। हम ये भी कह सकते हैं जो दाब होगा वो सीधा समानुपाती होगा गैस का मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होगा? गैस का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसका? गैस का। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। अब ध्यान से जरा समझेंगे। अब ध्यान से दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक में हम क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलेयता यानी घुलनशीलता भी बढ़ेगी। और एक में क्या करेंगे? प्रेशर को घटाएंगे तो घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात सही है। प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि सीधा समानुपाती है। अगर P बढ़ता है तो S भी बढ़ेगा, P घटता है तो S भी घटेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर को बढ़ाया तो घुलनशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। प्रेशर को घटाया तो घुलनशीलता भी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। आइए जरा इसको समझते हैं क्यों ऐसा होता है। आप ध्यान से देखेंगे, एक बिलियन हम ले लेते हैं। ये हमारा एक बिलियन है, एक बिलियन हमने लिया है। इस बिलियन में हम ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको, ये हमारा बिलियन है, ठीक है। इस बिलियन में हम ध्यान से देखें तो ऐसा क्यों होता है कि हम दाब बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? दाब बढ़ाने पे प्रेशर क्यों, मतलब घुलनशीलता क्यों ज्यादा बढ़ जा रही है? तो उसका वजह क्या है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? दाब को बढ़ाने पर, दाब बढ़ाया आपने, तो दाब जैसे ही आपने बढ़ाया तो हुआ ये कि जितने भी मॉलिक्यूल इसमें थे, इसको आप दाब बढ़ाइएगा तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल है वो अब और पास में आ जाएंगे, और पास में आकर एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। यानी यूनिट एरिया यानी इकाई क्षेत्र पे उनका टकराव जो होगा वो बढ़ जाएगा। टकराएगा, जब टकराएगा तो टूट फूट होगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और घुलना शुरू हो जाएगा। दाब जैसे ही बढ़ाया तो इकाई क्षेत्र यानी इस पे जो इकाई क्षेत्र पर जो टकराव है वो बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इकाई क्षेत्र पर टकराव गैस कणों का, ऐसे लिख दीजिए, कणों का इकाई क्षेत्र पर टकराव
ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब दाब आप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो उससे टकराएंगे, टकराएंगे तो और क्या हो जाएगा, उनका टकराव बढ़ेगा, और टकराव बढ़ेगा तो जल्दी घुलेगा, इसीलिए उसकी घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दाब बढ़ाने पर क्यों ऐसा होता है कि घुलनशीलता बढ़ जाती है, तो इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि कणों का जो इकाई क्षेत्र पे टकराव है वो भी बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाएगा तो घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए इसमें समझते हैं। ठीक इसका उल्टा यहाँ होगा, क्योंकि अगर हमने विलयन लिया, ये विलयन हमने ले लिया और इसमें हमने दाब को कम कर दिया, दाब कम किया, तो दाब जैसे ही आप कम करोगे, दाब कम करने पर, दाब कम करने पर, दाब कम करने पे होगा क्या भाई साहब, कणों का जो इकाई क्षेत्र पे टकराव है वो भी कम हो जाएगा। कणों का इकाई क्षेत्र पर टकराव, कणों का इकाई क्षेत्र पर टकराव, टकराव ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब घुलनशीलता या विलेयता, जिसको हम कहते हैं घुलनशीलता या विलेयता, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल जल्दी घुलेगा नहीं। तो ये कारण होता है दाब को, अगर प्रेशर हो गया हाई तो कोलिजन पर यूनिट एरिया, जिसको हम कहते हैं इकाई क्षेत्र पर कणों का टकराव, तो कोलिजन पर यूनिट एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बढ़ जाएगा। इससे सोल्युबिलिटी, यानी ये सोल्युबिलिटी जिसको हम कहते हैं विलेयता या घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर हो गया, यानी दाब कम हो गया, तो दाब कम होगा तो जो कोलिजन पर यूनिट एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कणों का इकाई क्षेत्र पर टकराव जो होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर वो भी कम होगा तो घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो जल्दी घुलेगा भी नहीं। तो ये था पहला आपका नोट, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं ना। समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए तो उसी पॉइंट में अब अगला हमारा जो नोट नंबर 2 होगा, जिसको हम लोग सीखेंगे, हेनरी के नियम का नोट नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, जरा आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। हमने अभी आपको बताया है कि हमने बताया था हेनरी का जो नियम क्या कह रहा है, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो हेनरी ने बोला ये कि जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो सीधा समानुपाती होता है एस के। एस मतलब क्या होता है, सोलुबिलिटी यानी विलेयता या घुलनशीलता। जब इस वाले चिन्ह को हटाते हैं, आप सिंबल को हटाते हैं, तो आपको बराबर लिखना पड़ता है और एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दाब होगा वो भी सीधा समानुपाती होगा मोल प्रभाज ऑफ गैस, यानी गैस के मोल प्रभाज के। तो यहाँ पे हो गया गैस। अब यहाँ पे हम आपने देखा कि के एच बराबर आप लिख सकते हैं पी बट्टा, ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मोल प्रभाज एक्स इंटू गैस। ठीक है, ये आपने सीखा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझेंगे कि आप ये देखेंगे कि जो के एच का मान है, के एच का मान जो होता है, के एच का जो मान होता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो आप इस बात को लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप, के एच का मान, के एच का मान विलेय, विलेय हमारा क्या है, गैस है ना, तो विलेय यानी गैस, गैस और विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, प्रकृति यानी नेचर पर, प्रकृति को हम कहते हैं नेचर पर, नेचर पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति यानी नेचर पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही गैस के केएच की मान अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप उसको किस चीज में घोल रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल पानी में, एक बात करते हैं पानी में। तो पानी में जो केएच की वैल्यू है, केएच की वैल्यू जिसका नाम है हाइड्रोजन, क्या नाम है, हाइड्रोजन। और एक ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन जो ले लेते हैं, तो बेंजीन में केएच का जो मान होगा ये अलग, इसमें देखिए पानी में केएच का मान अलग हो जाएगा और बेंजीन में केएच का मान अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी में केएच का मान, पानी में जो हाइड्रोजन का केएच का जो मान होता है कितना होता है, तो ये आपका होता है 71.8
71.8 एट 298 केल्विन पे, है ना। इतने टेम्परेचर पर, इतना तापमान पर इसका मान ये होता है। और 3.67 एट ताप 290 केल्विन। अब समझिए ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं कि जो केएच का जो मान होता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। जैसे देखिए, हम हाइड्रोजन को घोलना चाह रहे हैं पानी में, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन को घोलने के लिए पानी में हमारा जो हेनरी स्थिरांक का जो मान है वो 71.8 है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे कितना है? 71.8। लेकिन वही बेंजीन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो घुलनशीलता, जो हेनरी स्थिरांक का मान है वो 3.67 है, उतना ही टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर फिक्स है, फिर भी हम अलग अलग विलायक ले लिए हैं, अलग अलग चीजों में उसको घोल रहे हैं, तो केएच का मान हमारा क्या आ रहा है? अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ कि केएच का मान जो होता है विलेय और विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। तो ये आपका नोट नंबर 2 था। अब आइए देखते हैं नोट नंबर 3 को। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, फिर आगे देखते हैं। अब नोट नंबर 3 जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ही अच्छे समझेंगे। नोट नंबर 3 को, नोट नंबर 3 में ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हेनरी के नियम वाला सीख रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है, ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 देखिए भाई, नोट नंबर 3 क्या कर रहा है? हमने अभी सीखा है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हेनरी ने क्या बताया था? पिछले वाले वीडियो को आप जरूर जाके देखेंगे, तभी आप हेनरी का नियम समझ पाएंगे। हेनरी ने बताया था कि P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है S के। P जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है S के, यानी घुलनशीलता के। दाब जो होगा घुलनशीलता यानी विलेयता के सीधा समानुपाती होगा। इस वाले कांस्टेंट को आप हटाते हैं तो क्या आता है? KH, और एक आता है X गैस, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, हम ये भी जानते हैं कि P जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। सीधा समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। अब ध्यान समझिएगा, तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या हमने बताया था कि मोल प्रभाज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए A का मोल प्रभाज आप निकालते हैं, तो आपको क्या करना है? मान लीजिए दो चीजें हैं, A और B, A और B दो चीजें हैं, तो मोल प्रभाज अगर A का निकालना है तो Na प्लस Na प्लस Nb, दो चीजें हैं, तो जैसे टोटल मोल को नीचे अब बट्टा उसका कितना मोल है। अगर XB आपको निकालना है तो Nb बट्टा Na प्लस Nb, जिसका मोल प्रभाज उसका मोल ऊपर, जिसका मोल प्रभाज उसका मोल ऊपर, बाकी नीचे टोटल मोल। देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी मात्रक क्या है? मोल है। ऊपर का मात्रक क्या है? मोल है। और नीचे मोल मोल को जोड़ेंगे तो मोल ही आएगा। इसका भी मात्रक क्या है? मोल है, यानी मोल मोल कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि मोल जो प्रभाज है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ये मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है, मात्रक विहीन यानी यूनिट लेस। क्या होता है ये? यूनिट लेस, यानी मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, P बराबर KH, और इसका तो कोई मात्रक ही नहीं है, तो इसका मात्रक नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, है ना। इसका मात्रक नहीं है तो मात्रक में तो इसको हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मात्रक दाब का होगा, जो मात्रक दाब का होगा, दाब का होगा, क्योंकि इसका मात्रक होता ही नहीं है। जो मात्रक दाब का होगा वही मात्रक यह है मात्रक विहीन, या लिख देते हैं मात्रक विहीन। तो जो मात्रक दाब का होगा वही मात्रक आपका KH का भी होगा, KH का भी होगा। तो जो मात्रक दाब का होगा वही मात्रक किसका होगा? KH का भी होगा। क्यों? अब देखिए, दाब का मात्रक यानी P का जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, एक होता है ATM। क्या होता है? ATM। और एक होता है बार। क्या होता है? बार। तो सेम टू सेम आप ये भी कह सकते हैं, जो KH का मात्रक होगा, KH का भी मात्रक क्या हो जाएगा? दाब के जैसा ही हो जाएगा, यानी KH का मात्रक भी हो जाएगा ATM,
और क्या हो जाएगा बार, क्या हो जाएगा बार। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जो KH का मात्रक होता है वो बार या तो ATM होता है, बार या ATM होता है। तो ये आपका था दूसरा पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे? देखिए हेनरी के नियम हमने आपको समझा दिया पूरा बढ़िया से। ये दो चीजें हमने लिया है A और B, इसको अच्छे से लिख देते हैं, दो चीजें A और B। हम अगर मोल प्रभाज आपको निकालना है तो जिसका भी मोल निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी टोटल वगैरह को नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया हेनरी का नोट नंबर 3। नोट नंबर 4 को देखते हैं। नोट नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 देखिए। नोट नंबर 4 हमारा चल रहा है, ये इसके पहले 3 नोट हमने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बढ़िया से कि हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम का ही नोट पढ़ रहे हैं तो हेनरी का नियम बार बार आएगा, है ना। हेनरी के नियम के अनुसार हमने बताया आपको कि जो प्रेशर होता है वो घुलनशीलता के सीधा समानुपाती होता है, यानी विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। फिर हमने आपको बताया जो प्रेशर होता है वो गैस के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। फिर हमने आपको बताया कि जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक बराबर आता है, और फिर क्या आता है कांस्टेंट आता है, और फिर मोल प्रभाज ऑफ एक्स, एक्स का मोल प्रभाज आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो KH का मान अगर निकालना है आपको तो KH को यही रखते हैं, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो KH बराबर क्या हो गया P बटे एक्स गैस, P बटे एक्स गैस। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हमने ये देखा कि KH बराबर आया फॉर्मूला P बटे एक्स गैस। P क्या है दाब है, P क्या है दाब है, X क्या है मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है, X क्या है मोल प्रभाज है, X क्या है अपना मोल प्रभाज है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से और देखेंगे, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स गैस बराबर P बटा KH, P बटा KH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, एक्स गैस को यहाँ ला दिए और KH को यहाँ ला दिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर हमारा दाब जो है वो स्थिर है, P क्या है स्थिर है मतलब कांस्टेंट है, अगर हमने कांस्टेंट रख लिया दाब को, हमारा जो दाब है वो कांस्टेंट हो गया, तो आप ध्यान से देखेंगे दाब के कांस्टेंट होने से होगा क्या कि एक्स गैस जो होगा वो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा KH के, यानी बट्टा में आ जाएगा KH और 1 बट्टा KH हो जाएगा, क्योंकि इससे ये तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स रहेगा। तो इसके जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं इस वाले चिन्ह को जब लिखते हैं तो, क्योंकि ये वाला चिन्ह इसको खा जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा कितना आ जाएगा मोल प्रभाज ऑफ एक्स बराबर 1 बटे KH। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर KH का मान बढ़ाया जाए, KH अगर बढ़ेगा तो ये बट्टा में है ना, ये बढ़ेगा तो ये वाला घट जाएगा, यानी मोल प्रभाज ऑफ एक्स घट जाएगा। अगर ये घट जाएगा इसका मतलब S घट जाएगा, क्या घट जाएगा S। अगर KH का मान को आपने घटा दिया तो KH का मान ये घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो एक्स गैस का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसका मतलब S का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आपने ये चीज सीखा कि अगर किसी गैस का स्थिरांक, अगर किसी गैस का स्थिरांक ज्यादा होता है तो उसकी विलेयता जो होती है कम होती है, क्या होती है कम होती है। अगर किसी गैस का हेनरी स्थिरांक ज्यादा उसकी विलेयता कम, अगर हेनरी स्थिरांक कम तो विलेयता ज्यादा, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्या होते हैं उल्टा होते हैं। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो जो विलेयता है बढ़ेगी, लेकिन हेनरी स्थिरांक को बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, क्या हो जाएगी घटेगी। इसको नोट कीजिए। अब आइए इसको और बढ़िया समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, नोट नंबर 4 में हमने ये सीखा कि जो हेनरी स्थिरांक है यानी KH का जो मान है, इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो एक्स गैस का मान घटता है, यानी विलेयता क्या होती है घटती है, विलेयता क्या होती है घटती है। अगर आपने KH का मान
KH का मान घटाया तो मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज बढ़ेगा और विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है, यानी अगर KH बढ़ा दिया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और KH घटा दिया तो विलेयता ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका था नोट नंबर 4, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी पर मैं आपको एक सवाल पूछ देता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है 298 केल्विन पर, क्वेश्चन है 298 केल्विन तापमान पर 298 केल्विन तापमान पर कौन सी गैस जल में ज्यादा घुलनशील है, कौन सी गैस ज्यादा घुलनशील है, ये आपका सवाल है। आपको ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये गैस है और ये इसका KH मान है। एक गैस है जिसका नाम है H2 यानी हाइड्रोजन का KH वैल्यू दिया है, और एक है CO2 और CH4। तो हाइड्रोजन का जो मान दिया है वो 71.18 दिया है, 71.18। इसका मान दिया 1.67 और इसका मान दिया 41.85। ये आपका सवाल है। इसका हेनरी स्थिरांक दिया है, बोल रहा है कि 298 केल्विन तापमान पर, तापमान को फिक्स कर दिया और कह रहा है कि कौन जल में ज्यादा घुलनशील है। तो अभी हमने आपको बताया, अगर घुलनशीलता की बात आप ध्यान से करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर KH का मान जिसका ज्यादा होगा, उसकी जो घुलनशीलता होगी वो कम होगी। अगर KH का मान कम होगा तो उसकी घुलनशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको देखना है कि सबसे ज्यादा, हमको देखना है ज्यादा घुलनशील कौन है। तो ज्यादा घुलनशील देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि KH का मान सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका है, CO2 का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 ज्यादा घुलनशील होगा, CO2 ज्यादा घुलनशील होगा। तो ये था हमारा नोट नंबर 4, जहाँ पे हमने आपको बताया कि हेनरी के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो हमने अभी जो आपको बताया, ये लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको क्या समझाया कि हेनरी के नियम से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि उसका क्या क्या अनुप्रयोग है, जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।